Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are in chapter number 2, Functions of Management, and we are going to start with organizing part from page number 20. So as in front of you, we can see meaning is given for organizing. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, and method. They are talking about these 5 products: men, money, material, machine, and method. ये रिसोर्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम उसका ग्रुप बना रहे हैं, प्रॉपरली उनको अरेंज कर रहे हैं. तो ये पूरी एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग. In planning, the management decide what is to be done in future, whereas organizing function decides the way and means to achieve what has been planned. क्या प्लान किया था, उसको पाने का रास्ता क्या है, ways and means, है ना, क्या रास्ते हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, ये ढूंढने का काम किस में होता है? ऑर्गेनाइजिंग में. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जीक्यूशन के लिए, प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है. विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. प्लान किसने बनाया? टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन्होंने प्लान बनाया है, और इसको एग्जीक्यूट करने के समय क्या क्या रिसोर्सेस हमें चाहिए, क्या रास्ते से होकर के हम जाएंगे, ये एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. The synchronization and combination of वर्कफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर हो, लाइक फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आर एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सबका एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर अरेंज करते हैं. वर्कफोर्स का, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस का हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं. डेफिनेशन देख रहे हैं अभी हम. ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर. बट जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है, ठीक है. इट इज अ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन. ये एक प्रोसेस भी और एक फंक्शन भी है. सम ऑफ द डेफिनेशन आर एज फॉलोज. तो मोनी एंड रेली, इनका डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. कॉमन पर्पस के लिए कोई भी फॉर्म का ह्यूमन एसोसिएशन हुआ, ग्रुपिंग हुआ, पार्टनरशिप हुआ, है ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन. ओके. फिर कुंट्स एंड ओडोनल है, इन्होंने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स. मतलब एक्टिविटीज को ग्रुप करना, साथ में लाना, ताकि हमने जो गोल डिसाइड किया है उसको हम अचीव कर सके. द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें आ जाती है कि जो पर्टिकुलर असाइनमेंट है, उसकी जो एक्टिविटीज होंगी, आप दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर कर दो, और इसके बाद प्रॉपर अथॉरिटी, डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन उनमें मेंटेन करो. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन. नाउ थियो हेमन बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग. डिफाइन करना, ग्रुप करना, मतलब पहले तो आपको पता लगाना है और फिर उसका ग्रुप बनाना है. द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज and establishing the authority relationship among them. यहां पर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो एंड एस्टेब्लिश द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हो. इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, द मैनेजर डिफाइंस
डिपार्टमेंटलाइज and assigns activities so that they can be most effectively executed, है ना। तो मैनेजर का काम यहां पर क्या है, मैनेजर क्या करेगा, पहले डिफाइन करेगा, फिर डिपार्टमेंटलाइज मतलब सेग्रीगेट करेगा, एंड असाइन एक्टिविटीज, लोगों को वो जॉब देगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड, ताकि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फायदा क्या ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग is concerned with grouping and assigning the organizational activities। तो बार बार डेफिनेशन में भी रिपीट हो रहा है, मीनिंग में भी रिपीट हो रहा है। among different department and workforce the importance of organizing can be stated as follows। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है facilitate administration as well as operation। ऑर्गेनाइजिंग आप जब करते हो तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, एज वेल एज ऑपरेशन। तो रीड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटी, पहचानो और उनका ग्रुपिंग करो, एक समूह बनाओ। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसका ये टास्क है, किसका काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी, और जैसा उसका ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करना, ये किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। Thus, organizing facilitate administration as well as operation of the organization। तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हो, that means you are doing administration as well as operation। Due to proper grouping of the task and the employees, task दिया गया है, employee दिया गया, मतलब जो जॉब है वो, और employee आपको पता है कौन है। There is increase in production। तो आपने क्या किया, प्रॉपर ग्रुप बना दिया, प्रॉपर मैचिंग बना दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिडक्शन कम होगा, वेस्टेज कम होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। तो यहां पर क्या होता है, डुप्लीकेशन कम हो जाता है और इफेक्टिव डेलीगेशन मतलब जिसको काम देना है आपको, आप प्रॉपर उसको दे पाते हो। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा वर्क का लोड आ जाएगा और दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्री हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या फायदा मिलता है ऑर्गेनाइजिंग से, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो कम हो जाएगा और हमको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। सो नंबर 1 हमने देखा, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल वर्क इजी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कब आता है, व्हेन यू आर डूइंग सेम एक्टिविटी मोर नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। एक ही एक्टिविटी बार बार जब आप करते हो तो उसको कम समय में बेटर तरीके से करने का नॉलेज आपको मिल जाता है, आइडिया आपके पास आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। ये क्या एक नेटवर्क है ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। वर्क को यूनिट्स और डिपार्टमेंट वाइज क्या किया गया, डिवाइड किया गया। दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। और आपने जब ये वर्क डिवाइड कर दिया तो एक जो मेन वर्क है, कोर वर्क है ना, वही वो बंदा कब से कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। कम समय में वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, specialization in activities leads to increase in organizational efficiency। specialization in activities, एक्टिविटी में जब स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका हुनर, मतलब कम समय में आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हो। अगर ऐसा हुनर आता है आपको तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कम समय में आप
ज्यादा आउटपुट दे सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। आपका वर्क क्या है, आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, वो जो जॉब है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। तो देखो, जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, या हम कहां बात कर रहे हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर या हायरार्की, है कि नहीं। जो भी कोई हायरार्की होती है जिसके अंदर आपका मेन सुपीरियर कौन है, उसके अंडर में कितने लोग हैं, ठीक है, और आपका क्या पोजीशन है, ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। यही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। सही व्यक्ति सही जॉब पे लगाया जाए, which can be done by selecting people for various department according to their qualification। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाता है, जॉब पे उनको रखा जाता है। दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली which clarifies the role of every person। तो ये करने की वजह से कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होता, उसको मालूम होता है कि उसका जॉब क्या है, उसको क्या करना है। ठीक है। तो जॉब डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन वही चीज है, अगर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपेयर है, आपको अपना पोजीशन मालूम है, आपको मालूम है आपका बॉस कौन है, आपको मालूम है आपका सबऑर्डिनेट कौन है, आपको मालूम है आपका कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। इफ यू नो दिस ऑल थिंग्स, ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी क्या है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। राइट। So organizational structure defines the role of every manager। तो structure तो करता क्या है, हर एक मैनेजर का रोल क्या है वो बताता है। This can be done by delegating the authority to every manager and clarify the way he has to exercise those power। तो क्या बता दिया, दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। अथॉरिटी सौंप के, अथॉरिटी दे करके ये काम कराया जा सकता है। किसको देना है, टू एवरी मैनेजर, एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोस पावर, ताकि क्लैरिफाई कर सकें कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस, ताकि पावर का मिसयूज ना हो। Well-defined jobs and responsibility help in bringing efficiency into managers working। अगर आपको प्रॉपर पे नहीं मिलेगा तो आप बराबर काम नहीं करोगे। तो इनको मोटिवेट करने के लिए जो हमारे वर्कर है ना, प्रॉपर जॉब और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इसके वजह से ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा, उसमें फर्क मालूम पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। आपके प्लानिंग के साथ मेरा प्लानिंग मैच हो, या 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनका सबका आपस में प्लानिंग मैच हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। These functions help in establishing coordination among different department। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशंस एंड एंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल। तो यहां पर आपको जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया रहता है रिगार्डिंग पोजीशन, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये पता है। एंड एंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल, तो आपस में भी कैसे आपको कोऑपरेट करना है, इसको भी इंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन between all departments and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी का स्मूथ फंक्शनिंग हम चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। सिक्स्थ नंबर, हेल्प फॉर
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने डेफिनेशन पार्ट में भी देखा था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ऑर्गेनाइजिंग का रिक्वायरमेंट है। दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड द रोल आर क्लियरली स्ट्रक्चर। किसका क्या रोल है, कौन क्या प्ले करने वाला है, ये प्रॉपर बताया गया होता है। The utmost care is taken while placing right person in the right job. तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये रहती है, देखने वाली बात ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी पे रहता है कि सही व्यक्ति ही सही जॉब पे आना चाहिए, विथ राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके ऊपर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है। इट इज अचीव्ड थ्रू डिविजन ऑफ वर्क। तो आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर दीजिए, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। तो जो पावर्स हैं और जो ड्यूटीज हैं वो प्रॉपर आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी वजह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गया, पहला क्या आ गया, ग्रोथ। आप जिस बिजनेस में हो उसी में आप क्या कर रहे हो, अपना या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो या तो आप सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ा दो या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, या आपके नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो और इंक्रीज कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। या आप रीजनल लेवल से नेशनल लेवल और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे सेल करो, ये ग्रोथ है। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मल्टी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कीजिए, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हो प्रॉपरली तो आपको मदद मिलती है ग्रोथ में और डाइवर्सिफिकेशन में। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। जितना स्मूथ फंक्शनिंग होगा, जितना एफिशिएंट फंक्शनिंग होगा, that will leads to better organizing. Clearly defined roles and responsibilities. और क्या फायदा है, हमने ऊपर ही पढ़ा अभी कि अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी है ना, एंड ड्यूटीज, ये प्रॉपर पता रहेंगे। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल एंड यूज एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक ब्रिंग्स एफिशिएंसी। तो क्या होगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल मतलब 3 लेवल की बात करें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये तीनों लेवल के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे के प्लानिंग को समझेंगे। जो टॉप लेवल प्लानिंग बना रहा है, लोअर लेवल उस प्लानिंग को ध्यान में रख करके अपना प्लानिंग करेगा। एंड यूज एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक ब्रिंग एफिशिएंसी। और टाइम टू टाइम जब हम गो थ्रू करते हैं, है ना, फीडबैक लेते हैं, तो हमें पता चलता है कहां कहां कंट्रोल अप्लाई करना है, कहां पर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या एक्शन लेना है। एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल। और ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है, अच्छे से आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर डिफाइंड है, हायरार्की प्रॉपर डिफाइंड है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन स्मूथली होगा। अदरवाइज आप सोचिए, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझको रिपोर्ट किसको करना है, मुझको दो बॉस बात कर रहे हैं, ये ऐसा बोलता है वो वैसा बोलता है कि नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर नहीं है। एक ग्रुप के 2 से 3 बॉसेस आप बना देंगे, है ना। सपोज जो हायरार्की है, ऊपर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में, है ना, मैनेजर है। सपोज ये एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट है। अब इसके अंडर में भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो सपोज यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है, अब इस इंडिविजुअल को ये बॉस भी बात करता है, ये भी आके समझा के जाता है, और एडवर्टीजमेंट वाला भी समझा के जाता है, और बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई ना कोई पूछने मोटिवेट करने तो आ ही जाता है। जब सब लोग उसके जाके समझाएंगे, सब कुछ ना कुछ बताएंगे, आपको लगता है उसका वर्क इफेक्टिव होगा? आंसर इज नो, है कि नहीं? तो यहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वही डिसाइड नहीं है कि ये सबऑर्डिनेट है, अगर इसका तो इसको ही बात करना चाहिए ना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है, बाकी सब उसमें इंटरफियर ना करे। तो ये कब होगा? व्हेन यू आर वेरी मच क्लियर कि किसकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। और ये किससे क्लियर होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। ओके, पॉइंट नंबर 8, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन आपका क्या, वो क्लैरिफाई करता है, बताता है। इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। हर एक व्यक्ति का ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये एक्सप्लेन करता है। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और सब लोग उसी तरीके से काम कर सकते हैं। क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको पता है ना, आपको टेंशन नहीं आएगा। टेंशन कब आएगा? जब पता नहीं करना क्या है ना। अभी अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया, कोई कुछ बोलता है, वो आता है कुछ बोलता है, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, तो एक केओस क्रिएट हो जाएगा। जबकि अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा तो क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को भी एक सेटिस्फेक्शन लगता है और एक सिक्योरिटी महसूस होती है कि नहीं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सकता हूं। नंबर 9, स्कोप फॉर इनोवेशन। स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, ये क्लियर कर देता है कि आपका क्या एक्टिविटी है, क्या रोल है। एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब उनको एक बार क्लैरिटी मिल गई कि उनको काम क्या करना है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हैं न्यू आइडियाज के साथ में। अभी मुझे एक एग्जांपल मालूम पड़ा था, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े जायंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हम लोग नाम लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो ये लोग काम कैसे करा के लेते हैं। अभी सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है उनको, तो ये पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। सामने वाले पर्सन ने बोला कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं तो हमें सपोज 50 करोड़ रुपीस लगेगा। फिर उसमें चांसेस देखते हैं कि हमें कितना वैल्यू जनरेट होने की यहां पर से रिक्वायरमेंट है। वो बोलेगा 50 करोड़ पुट करेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग 70-80 करोड़ तक इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, रिटर्न्स ले सकते हैं। तो यहां पर अब पूरा वर्क संभालना देखना, इससे अच्छा एक एफिशिएंट पर्सन, उसको हमने 50 करोड़ रुपीस दे दिया कि आपको ये लो 50 करोड़ रुपीस, इसको ग्रो करो, और उसमें से उसका भी परसेंटेज बता दिया, आप ग्रो करो, आपको उसमें से आपका हिस्सा मिलेगा। फिर आपको ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना। ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को क्लियर है कि मुझे करना क्या है, मुझे 50 करोड़ मिल गए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। वहां पर धीरू भाई अंबानी जी के जो बेटे हैं मुकेश अंबानी, वो यही बात पूछेंगे, 50 का 80 कैसा होएगा, वो करके दो, बाकी सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल आपका है, क्या करना है, किससे करा के लेना है, किसको रिक्रूट करना है, आप देखो, मैंने आपको अमाउंट दे दिया, ठीक है। अब सामने वाला भी मोटिवेट होता है कि मैं कितना ज्यादा इस पैसे को ग्रो कर सकता हूं। उसको एक क्लैरिटी मिल गई, उसके काम में कोई इंटरफियर करने वाला नहीं है, वो अपने न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकता है। यस और नो? दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। तो मैनेजर को एक स्पेस मिलता है कि वो नया टैलेंट ढूंढता है। न्यू रिक्रूट्स जो होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज जो आते हैं, उसमें से कौन टैलेंटेड पर्सन है, वो उसको इसी तरीके से ढूंढता है। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस in methods of work is possible only through a set of organizational structure। तो क्या बताया,
दिस स्कोप फॉर इनोवेशन, ये जो इनोवेशन का स्कोप मिला है, इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस, नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के समय, इन मेथड्स ऑफ वर्क इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसा इनोवेशन का हमें मौका मिलता है। नंबर 10, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेस हैं उनका वेस्टेज नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वेस्टेज होगा। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन, अलग एम्प्लॉय को अलग काम देने का ये जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल, और इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉइज में स्पेशलाइजेशन आता है। दिस right workforce utilizes other resources at its optimum level। तो ये जो वर्कफोर्स आपने सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये रिसोर्सेस को ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करता है, मतलब वेस्टेज को मिनिमाइज करता है, सो दैट डिजायर रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद इन डिफाइंड पीरियड। तो जो डिफाइंड पीरियड है, जो स्टिपुलेटेड पीरियड आपको दिया है, उसमें आपके डिजायर रिजल्ट्स मिल सके। ओके, तो यहां पर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पहला क्या था, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशनल एंड एज वेल एज ऑपरेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली, clarifies authorities and responsibility, establishes coordination, helps for effective administration, help for growth and diversification, creates sense of security among employee को sense of security जागृत होगा, scope for innovation, and last one helps in optimum utilization of resources, वेस्टेज को मिनिमाइज करने का काम, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑर्गेनाइजिंग ये पर्टिकुलर जो टॉपिक था उसको फिनिश किया, उसका इंपॉर्टेंस देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस इज स्टाफिंग। क्या है स्टाफिंग? स्टाफिंग ये वर्ड स्टाफ से मिला हमको, जिनको हम रिक्रूट करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, राइट। सो स्टाफिंग इज फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग क्या है? एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसा प्लान बताया है और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं उसे बोलते हैं स्टाफिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। देखो क्या क्या होता है, आप जब से उसको जॉब दे रहे हो और लास्ट तक है ना, उसका प्रमोशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरी एक्टिविटी तक जो भी आप काम कर रहे हो सब क्या हो गया, स्टाफिंग। तो उसमें आ गया अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग हम जॉब पे रख रहे हैं, सिलेक्ट करना, प्लेस करना मतलब उनको कहां पर हमको जॉब पे प्लेस करना है, फिर अप्रेजल देना, रेम्यूनरेटिंग सैलरी या वेजेस जो भी कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग उनका नॉलेज डेवलप करना, टाइम टू टाइम बेसिस पे उनको ट्रेनिंग देना है ना, और उनको रिटेन करना, मतलब ऐसा नहीं कि सीखने के बाद वो बंदा हमें छोड़कर चला जाए, तो उसको रिटेन करना भी जरूरी है। Overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function। तो यहां पर बता दिया कि हर एक वेंचर का जो ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी है वो स्टाफिंग फंक्शन पे डिपेंड करती है ना। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। आप जितना अच्छा स्टाफिंग करते हैं उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, वहां पर एफिशिएंसी मिलेगी। It is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce। वर्कफोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन स्टाफिंग के माध्यम से ही पता चलता है, by using their talent and skills, retaining them and arranging training and development programs। उनके लिए टाइम टू टाइम बेसिस पे आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कीजिए, है ना, प्रॉपर स्किल से
उनको ट्रेनिंग के द्वारा उनके अंदर स्किल पुट कीजिए और बाद में उनको रिटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिटेन कब होंगे, जब उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब। ठीक है। द फंक्शन एम्फसाइजिंग मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो ये जो फंक्शन है ये ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हमें बताता है। The need of staffing arises since the initial period of organization। जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तभी से हमें स्टाफिंग की जरूरत हो जाती है, क्योंकि वर्क संभालना है तो आपको रिक्रूट तो करना पड़ेगा। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। ये सारी चीजें, आप प्रमोशन की बात कर लो, ट्रांसफर की बात कर लो, बिजनेस एक्सपांड हुआ तो नई जगह के लिए चाहिए, कोई रिटायर हुआ तो उसकी जगह कोई चाहिए, कोई किसी ने रिजिग्नेशन दे दिया उसकी जगह कोई एम्प्लॉय चाहिए, किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ कारण की वजह से उस वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो जो स्पेस क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए हमको रिक्रूटमेंट करते रहना पड़ता है। In this context, staffing function plays very important role in organization। तो staffing जो है organization में बहुत ही important role play करता है। और staffing करते समय हमें क्या देखना है, right person at the right job। सही व्यक्ति सही जॉब पे रहे विथ राइट पे, उसको पेमेंट भी सही मिले। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। देखो कितना इंपॉर्टेंट बता दिया। तीन चीजें स्टाफिंग में ध्यान देनी है, राइट पर्सन विथ राइट पे एंड राइट जॉब। सही काम मिले, सही पेमेंट मिले, सही व्यक्ति को मिले, है ना। गलत व्यक्ति गलत काम के लिए गलत पैसे लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा नहीं। सो लेट अस चेक द डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन हमारे पास दिए हुए हैं, तीन डेफिनेशन। तो पहले है थियो हेमन, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट। मतलब स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन of subordinate managers। Definition number 2 is by Luther Gulick। What he says, staffing is the whole personal function। कौन सा फंक्शन है, पर्सनल फंक्शन, मीन्स रिलेटेड टू पर्सन, ऑफ ब्रिंगिंग इन, मतलब जो आप ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं पर्सन्स को, एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, उनको ट्रेन कर रहे हैं, एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जो आपके वर्क कंडीशन के लिए फेवरेबल हो, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, इट्स अ पर्सनल फंक्शन रिलेटेड टू पर्सन। अच्छा, वो पर्सन क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, उसको हमको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके देना है कि वो वर्केबल कंडीशन में हो। नंबर 3, एस बेंजामिन। एस बेंजामिन का कहना है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग। देखो आप इंडिविजुअल को यहां पर वर्क करने के लिए क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको पहचानो, आइडेंटिफाई देम, एसेसिंग, उसको चेक करो कि उसका कैलिबर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर स्किल क्या है। नेक्स्ट, प्लेसिंग, उसको फिर प्रॉपर जगह पर प्लेस करो कि कौन सा पोजीशन उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर होगा। इवैल्यूएटिंग, उसको इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कुछ काम आप दोगे वो करेगा तो स्टैंडर्ड बेसिस पे आप चेक करो कि आपने जितना सोचा था उतना वो करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क, और उनको क्या करते रहो, डायरेक्ट करते रहो कि उनको काम कैसे करना है। गेटिंग इट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, तो स्टाफिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी रिक्रूट अ पर्सन we want a asset, an asset for the organization, not a liability in the form of personal। हमें उस व्यक्ति के बदले में क्या चाहिए, asset चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कर कि
वो हमारे लिए बर्डन हो, है ना। हम जैसे कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। तो आपके यहाँ पर अगर एक एम्प्लॉय खराब रहेगा, उसकी वजह से वो क्या करेगा, सबको नेगेटिव करेगा। ऐसा ना हो करके हमारा एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आपको एम्प्लॉय को बहुत ही क्रूशियल वे में सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या, अगर आप स्टाफिंग करते हो, स्टाफिंग का मतलब वही चीज जो ऊपर हो गया, आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, उसको प्रॉपर प्लेस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, पहला इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन, मतलब आपके यहाँ पर जो मैनेजरियल फंक्शन है ना बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा, उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, कम समय में आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा वर्क करके मिलेगा। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए स्टाफिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैसे व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं, गेटिंग इट। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से स्कूल को जानता था। वो स्कूल में मिक्स क्राउड आया करता था और नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही रिड्यूस हो गए थे। पहले जहां पर स्कूल के अंदर की कैपेसिटी 60 to 70 बच्चों के बैठने की थी एक क्लास के अंदर, और पूरे जो स्कूल में लगभग 600 से 700 स्टूडेंट्स आते थे। बट 3 से 4 साल के बाद धीरे धीरे वो बच्चों का स्ट्रेंथ कम होकर के हर एक क्लासरूम में 20 से 25 बच्चे ही आने लगे, और उनका जो भी पूरा स्ट्रेंथ था वो 250 से 300 के बीच में सिमट के रह गया। तो वहां के जो ट्रस्टी थे उन्होंने एक रिटायर प्रिंसिपल जो किसी दूसरे स्कूल की थी, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के जरा हमारे संस्था को देखिए। तो ये जो प्रिंसिपल थी, इन्होंने जो पेमेंट की बात की कि ठीक है मैं देखूंगी, तो बट मेरा जो कंडीशन है वो आप मानेंगे तो फिर मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या है, तो उन्होंने हाई पैकेज मांगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है तो एटलीस्ट मेरा जो एज अ प्रिंसिपल मेरा जो पेमेंट होना चाहिए इट मस्ट बी 80,000 रुपीज पर मंथ। तो वहां पर ट्रस्टी वगैरह सब बोले कि नहीं इतना तो हम नहीं दे सकते। बहुत कुछ बार्गेनिंग हुआ, बाद में वो मैडम ने ना बोल दिया, फिर ट्रस्टी ने आपस में कुछ डिसाइड किया और उन्होंने बोला मैडम एक काम तो करो, आप एक काम कीजिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो अभी कैसा है, इतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए फॉर 3 मंथ्स, हम आपको 50,000 तक वर्कआउट करके देंगे, और फिर जैसा हमें अगर आपका काम अच्छा लगा तो आफ्टर 3 मंथ्स हम आपको क्या करेंगे, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है 80,000 पर मंथ का वो वर्कआउट करके देते हैं हम आपको। तो वो भी रिटायर पर्सन थी, उसने बोला ठीक है चलो इनको देखना है मेरा जॉब कैसा है, तो सी स्टार्टेड विद द वर्क। उसने बोला ठीक है आप 3 मंथ्स के बाद मेरा जॉब देखिए जैसा रहेगा और आप उसके हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। अब ये लेडी जो एक रिटायर्ड पर्सन थी दूसरे स्कूल की, उसने ये पुराना स्कूल स्टार्ट किया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 उनके जो अंडर में स्टाफ थे उनको ट्रेनिंग देना चालू किया। 1 महीने के अंदर के ट्रेनिंग के बाद उसको लगा कि जो पर्टिकुलर टीचर प्रॉपर नहीं है उस टीचर को जॉब से निकाला, उसकी जगह दूसरे टीचर को रिक्रूट किया, बच्चों को मोटिवेट किया। और वो जो पीरियड था ना वो 10th के एंड का पीरियड था, ऑलमोस्ट यही जो पीरियड हम समझ सकते हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसा। तो ये 3 महीने में ना बच्चे काफी ज्यादा फोकस्ड हो गए, पढ़ने लगे, टीचर्स का बिहेवियर में चेंजेस वगैरह दिखने लगा, 3 महीने कंप्लीट होने लगे, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लेकिन ट्रस्टियों ने क्या किया, ट्रस्टी ने सोचा कि हमको इतना पेमेंट तो जमेगा नहीं, 80,000 रुपीज पर मंथ, और हमको आइडिया तो आ गया है कि कैसे मैनेज करना है, ये मैडम ने तो सिखा दिया, इनकी जगह पे जो वाइस प्रिंसिपल है ना उनको प्रिंसिपल बना देते हैं और इनको हम छुट्टी कर देते हैं। मतलब ट्रस्टी ने गेम खेला कि हमने तो अपना काम निकाल लिया, 3 मंथ्स उनको बोला था, 3 मंथ्स का उनको पेमेंट दिया, बोला कि नहीं मैडम हमको नहीं जमेगा, दो वी आर सेटिस्फाइड ओवर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, बट हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम 50,000 तक ही वर्कआउट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली मैडम ने तो डिसाइड किया ही था, वो छोड़ करके चली गई, उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना दिया, सॉरी वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना दिया। अब वापस से धीरे धीरे जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो फिर से जनरेट होने लगे, और विद इन द 6 मंथ जो उसने चेंजेस किया था, जो अपलिफ्ट किया था, वापस से सब डाउन हो गया। दैट मीन्स व्हाट, इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन हाउ ही मैनेजेस। ये एक आर्ट है, ये एक कला है। तो आप जब रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो ना, इट शुड बी देयर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट क्रिएट करो, लाइबिलिटी नहीं। काम तो सब करते हैं, बट ग्रोथ ओरिएंटेड पॉजिटिव वे में काम कौन करके दे सकता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो स्टाफिंग इज द की
to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. मतलब यहाँ पर ये बोल रहे functions of management में staffing को आप कम मत समझना, ये उतना ही important है जितना दूसरे हमारे functions हैं. Components, sorry, competent workforce, ऐसा workforce जो competent है, जो लायक है ना, can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. The outcome of other function is based on the effectiveness of the staffing. आपका staffing जितना अच्छा है उतना अच्छा आपको ये सारे functions के अंदर क्या मिलेगा, outcome मिलेगा, productivity मिलेगी. लेकिन कितना भी अच्छा आप फंक्शन डिजाइन कर लीजिए, कितना भी अच्छा डिपार्टमेंट डिजाइन कर लीजिए, अगर आपका वर्कफोर्स ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं. हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और जापान के वर्कफोर्स में. इंडिया जहां पे लोगों ने भूखमरी देखी अपने आंखों के सामने और लोग इस हद तक गिर गए कि हर जगह पर पैसे खाने की बात, भ्रष्टाचार की बात करते हैं. अभी अभी जो हमने नितिन गडकरी साहब का लेक्चर देखा. बट जापान में क्या हुआ था, जापान में मैंने आपको बताया हिरोशिमा नागासाकी होने के बाद अमेरिका ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि जापानीज को कोई भी मिलिट्री सेट करने की जरूरत नहीं है. तो जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, जो हाईली डिसिप्लिन थे, हाईली एग्रेसिव थे, उन्होंने अपने आप को मिलिट्री से बिजनेसमैन में कन्वर्ट कर लिया, डिफेंस से बिजनेस में. और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जापान क्या बन गया, डेवलप्ड कंट्री, हाईली इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी वाइज एक ऐसी कंट्री जो कम से कम समय में ग्रोथ रेट को अचीव कर रही है. तो आपके वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलने वाला है. नंबर 2 लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से की है तो ह्यूमन रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होगा. अदरवाइज क्या होगा, एक काम के लिए 4 जन को आपने रखा है, वो बोलेगा उसका जवाबदारी था, वो बोलेगा उसका जवाबदारी था, मैं नहीं आया था, वो नहीं आया था, इसमें काम खत्म हो जाएगा. बेटर आप मल्टीटास्कर पर्सन ढूंढो कि जो 2 लोग का काम एक पर्सन कर सकता है, तो उसको आप ज्यादा पे करो थोड़ा और आपको इफेक्टिव रिजल्ट भी आकर के मिलेगा. स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज वर्कफोर्स. प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्युनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट. हर जगह पर प्रॉपर चेक आपको रखना पड़ेगा. एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड. किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आ जाए, ये भी आपको देखना है. Optimum utilization of human resources results in improvement in the performance and progress of the organization. तो जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो ना, मतलब जितना हो सके उतना, एक्सेसिव भी नहीं, कम भी नहीं, ऑप्टिमम, जितना चाहिए उतना, इनफ है ना. तो फिर क्या होगा, आपको रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, परफॉर्मेंस में, प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा. गेटिंग इट एवरीवन? बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप. एक कॉर्डियल रिलेशन, एक भाईचारे की भावना सबके अंदर आएगी. दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो जो सारे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल को, उनके बीच में क्या आएगा, एक कॉर्डियल रिलेशन होगा. अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरल एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जितना अच्छा रिलेशन अपने सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ होगा, है ना, उतना स्मूथली आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा. अगर आपका सबऑर्डिनेट बॉस को प्रेज ही नहीं करता, प्रेज इन द सेंस वो उसको पसंद ही नहीं करता, हाँ ये तो हमेशा हमको बोलता है 9 बजे आने को, खुद आता है 12 बजे, रिपोर्टिंग लेता है, चिल्लाता है और चला जाता है, कौन करेगा इसका काम. जो एम्प्लॉय है उसके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए. तो कब नहीं आएगी, जब आपका, आपने जिसको रिक्रूट किया है, जो बॉस होगा और जो एम्प्लॉय होगा, दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बनेगा. तो ये टोटली डिपेंड करता है स्टाफिंग के ऊपर कि कैसे उसको ट्रेन करना है, कैसे उसको हमको एडजस्ट करना है. नंबर 4 हेल्प्स
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक ह्यूमन ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ कब मिलता है? जब उसके अंदर स्किल डेवलप होगा, हुनर आएगा, स्पेशलाइजेशन होगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय के ग्रोथ के बारे में भी सोचो। आज वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद कहां पर वो पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा वो प्यून है तो प्यून ही बना रहे, है कि नहीं। हमेशा वो जूनियर स्टाफ है तो जूनियर स्टाफ ही बना रहे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो वो टिकेगा आपके पास? नहीं टिकेगा। वो स्विच करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं, वो बोलते हैं हमारा जो ग्रोथ है ना वो स्विच करने से ही बढ़ता है। स्विच इन द सेंस, वो एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जंप करते हैं। यहाँ पर वो जूनियर एग्जीक्यूटिव था, तो 2-3 महीने, 4 महीने या 6 महीने काम करने के बाद, एक एक्सपीरियंस आने के बाद वो क्या करता है? जंप करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव से वो बाद में क्या बन जाता है? टीम लीडर। टीम लीडर से फिर स्विच करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर बन जाता है ना, फिर एरिया मैनेजर बन जाता है। ऐसे करते करते उसको फिर अपना ग्रोथ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रॉपर ग्रोथ दे, प्रॉपर उसको सैलरी दे, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएगा नहीं। तो स्टाफिंग के अंदर सारी चीजें आ गई। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन एसेट। ऐसा एम्प्लॉय जो स्किल्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एसेट है ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हेल्प्स टू inculcate the organizational culture into employee। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो एम्प्लॉय में पुट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हार्ड वर्क है वो एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए, और एम्प्लॉय वैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉय अपने हिसाब से वर्क करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझेगा नहीं, तो फिर मैच नहीं होगा, इजंट इट। तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होता है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे याद आता है, आज से मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी उसका नाम आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा हो गया। अभी कोई भी एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम करता है, ज्यादा काम कर रहा है, सपोज उसका जो जॉब का टाइमिंग है वो 9 to 5 है, 9 बजे से 5 बजे, और कोई एम्प्लॉय जो है वो 5 बजे से ज्यादा काम कर रहा है, 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock तक काम कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका मैनेजर या उसके बॉस के ऊपर? क्या इम्पैक्ट होगा? तो कोई भी बॉस रहेगा, सुपीरियर रहेगा, यही सोचेगा कि यार बंदा बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है। बट कंपनी का कहना था कि जो काम आपको 9 से 5 में खत्म करना था, व्हाई यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम? अगर आपको वो काम करने में ज्यादा समय लग रहा है, दैट मीन्स यू आर लेजी, इनएफिशिएंट पर्सन। ऐसे वर्कर हमको नहीं चाहिए। जो काम आपको टाइम स्टिपुलेट करके दिया है कि 9 to 5 में फिनिश करना है, अननेसेसरी यू आर टेकिंग इट टू 6 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock। आप ऑर्गेनाइजेशन का बिजली खराब कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। जब सारे एम्प्लॉय 5 बजे तक काम खत्म कर देते हैं, देन व्हाई यू आर वेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? इस टाइप का थिंकिंग, और ये रियलिटी भी कभी ना कभी हो जाता है ना। कोई कोई एम्प्लॉय ऐसा होगा, उसको घर जाना अच्छा नहीं लगता है, घर में उसके वाइफ उससे झगड़ा करती है, इससे अच्छा वो आराम से बैठकर धीरे धीरे ऑफिस में काम करता है। और बॉस को लगता है कि अरे कितना ओवर टाइम कर रहा है, और कुछ ओवर टाइम नहीं कर रहा है, जो काम उसको कम समय में करना था उसके लिए वो ज्यादा टाइम लगा रहा है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट देख करके मालूम पड़ेगा ना, आप काम क्या कर रहे हो उससे ज्यादा आपका रिजल्ट क्या आ रहा है वो बता देता है कि एग्जैक्टली आपका काम क्या है ना। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि अपना काम फिनिश करो 5 बजे और जाओ। और आप अगर वहां पर सेट नहीं हो पाए, ज्यादा टाइम काम कर रहे हो और प्रोडक्टिविटी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा यू आर लेजी, टाइम पास करता है बस बैठ के। जब भी काम करना रहता है तब टाइम पास करता है, और बाकी सब चले जाते हैं ना, तब ये बैठ के काम करता है। यही उसका रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं? It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all the managerial aspect of the business organization. तो जब आप उसको ट्रेन करते हो तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है? स्पेशलाइजेशन आता है, आपका वर्कफोर्स और अच्छा बन जाता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करता है। नंबर 5, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस। तो जब आप उसको ट्रेन करते हो, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है ना,
और कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है ये भी उसको पता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उसका बेटर यूज हो पाता है। ट्रेंड एम्प्लॉय कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे वो ये सब में, न्यू टेक्नोलॉजी में जल्दी ढल जाएंगे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हमेशा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्पिटिटिव वे में स्ट्रेंथन रहेगा, मतलब उसमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की क्षमता रहेगी, दूसरे से वो जल्दी कॉम्पीट कर सकता है। और अगर हमारे एम्प्लॉय ही रिजिड होंगे, चेंज नहीं होना चाहेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. जब आपका एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो उससे फायदा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, कम टाइम में ज्यादा काम होगा, कॉस्ट बचेगा, आपका सेविंग होगा। So here we have completed with 5 points of importance of staffing. पॉइंट नंबर 1 देखिए आप फिर से, इफेक्टिव मैनेजरियल function. Number 2, leads to effective utilization of human resources. Number 3, builds cordial relationship between superior, subordinate and all the employees of the organization. Help human resource development, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह के थ्रू हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड है तो वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगा, वो प्रॉपरली ट्रेंड रहेगा और न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट को वो यूज कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।